नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश का प्रशासन, गुप्तकालीन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश का विशाल साम्राज्य अपने उत्कर्ष काल में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। यानी गुप्त काल का जो प्रशासन था वो उत्तर में हिमालय की ओर और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक था और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। और गुप्त प्रशासन की जो जानकारी के सोर्स हैं वो हैं अभिलेख, मुद्रा साक्ष्य और साहित्यिक ग्रंथ। गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण और दूसरी विशेषता ये थी कि संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी व्यवस्था नहीं थी। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ शासक राज्य थे और आश्रित राज्य थे जिन्हें प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त थी और गुप्तों के अधीन गणराज्यों का पूर्ण विलयन हो गया था और सभी जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन कैसा था? प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा था। राज्य की प्रशासनिक शक्तियां उसी में केंद्रित थी। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रधान था, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। उसका जो ड्यूटीज थी जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था और धर्म की रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य था। गुप्त शासकों ने गौरवपूर्ण उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता जैसी ये जनता द्वारा ही उनको दी गई थी। जनता पर उन्होंने इस तरीके से अपनी उपाधियों के आधार पर अपना शासन स्थापित किया। इन उपाधियों से विदित होता है कि गुप्त शासकों के अधीन अनेक छोटे राजा थे तथा गुप्त राजा देवताओं के समान थे। जैसे गुप्त राजाओं की जो तुलना की गई है वो सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर कुबेर जो है वो समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर से की गई है, विष्णु आदि से की गई है। गुप्त प्रशासन मंत्री परिषद की सलाह से काम करता था। कालिदास ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। मंत्री सामान्यतः उच्च वंश से ही नियुक्त किए जाते थे और मंत्रियों को अमात्य या सचिव कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना और राजा को मंत्रणा देना था। कभी कभी एक ही मंत्री को एक से अधिक विभाग सौंपे जाते थे और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हरिसेन एक ही साथ कुमारमात्य, संधि विग्रहक और महादंड नायक का कार्य करता था। यानी कभी कभी एक ही मंत्री को एक से अधिक विभाग दिए जाते थे। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी, गुप्तकाल में जो अधिकारियों का पद था वो वंशानुगत बन गया। उन्हें वेतन के रूप में नगद राशि की बजाय ज़्यादातर भूमि दी जाती थी। और जो कुछ गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी हैं जिनका उल्लेख मैंने किया है, प्रतिहार, ये जो अधिकारी था ये राजमहल का रक्षक होता था। महाप्रतिहार, ये राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। महासंधि विग्रहक, ये युद्ध और शांति का मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी और लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। कुमारामात्य उच्च पदाधिकारियों का एक विशिष्ट वर्ग होता था। महाबलाधिकृत, ये सैनिक अधिकारी। महादंड नायक, ये युद्ध और न्याय विभाग का कार्य देखता था। महाभंडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान था। महाअक्षपटलिक, ये अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। और ध्रुवाधिकरण, कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रधान था। गुप्तकालीन प्रांतीय शासन कैसा था? गुप्त साम्राज्य प्रशासकीय सुविधा के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाती थी। इसका शासक गोप्ता होता था। देश फिर भुक्ति में बटा था और भुक्ति का जो प्रधान है वो उपरिक यानी राज्यपाल कहलाता था। ये भुक्ति मीन्स प्रांत वाला हिस्सा। भुक्ति से छोटी इकाई विषय, विषय यानी जिला होती थी और जो विषय का प्रधान अधिकारी होता था वो
विषयपति कहलाता था, यानी पहले देश या राष्ट्र, उसके बाद भुक्ति और उसके बाद विषय। विषयपति की सहायता के लिए एक समिति होती थी जो इस प्रकार से है। नगर श्रेष्ठी, ये नगर के पूंजीपतियों का मुखिया होता था। सार्थवाह, व्यापारियों का प्रधान। प्रथम कुलिक, ये कारीगरों का प्रधान होता था। और प्रथम कायस यानी मुख्य लेखक। तो ये विषयपति की सहायता के लिए ये अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पुस्तपाल, ये कार्यालय के समस्त रिकॉर्डों को रखने वाला अधिकारी होता था। विषय समिति के सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। और नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था वो पुरपाल कहलाता था। नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको पुरपाल कहते थे। विषयपति के अधीन दंडपाशिक यानी पुलिस कर्मचारी और चौरोद्धरणिक यानी खुफिया पुलिस, उसको कहते थे चौरोद्धरणिक, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। और दंडनायक जो कि जिले का सैन्य अधिकारी होता था, वो विषयपति के अधीन रहते थे। विषयों को फिर वीथियों यानी तहसीलों में बांटा जाता था। वीथी की समिति में भूस्वामियों और सैनिकों के सैनिक कार्यों से संबद्ध व्यक्तियों को रखा गया था। फिर वीथी से छोटी जो इकाई थी वो पेठ थी। पेठ जो थी वो अनेक गांवों के समूह को कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई गांव थी, यानी देश या राष्ट्र सबसे नंबर 1, और उसके बाद भुक्ति के बाद भुक्ति विषय में डिवाइड था। विषय वीथियों में यानी तहसीलों में, और जो तहसील यानी वीथी जो थी वो पैठ में डिवाइड थी। और पैठ जो कि कई गांवों का समूह हुआ करता था। और पैठ के बाद जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। ग्रामिक गांव का सबसे प्रधान सदस्य होता था। और ग्रामिक यानी जो गांव का प्रबंधक होता था वो महत्तर, गांव का जो मुखिया होता था या वृद्ध व्यक्ति वो महत्तर कहलाता था। और अष्टकुलाधिकारी जो कि गांव भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी होता था तथा 8 कुलों का मुखिया होता था। कुटुंबिन यानी कृषक, तलवारक आदि अधिकारियों के साथ से गांव की व्यवस्था देखता था। यानी ग्रामिक जो होता था ग्राम का सबसे प्रधान सदस्य होता था। और इन अधिकारियों की मदद से वो गांव की देखरेख करता था, गांव की व्यवस्था संभालता था। शासन के प्रमुख विभाग थे। जो राज्य प्रशासन को चलाने के लिए गुप्त वंश के राजाओं ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख विभागों की स्थापना कर रखी थी, जिसकी सहायता से वो प्रशासन चलाते थे। उसमें एक विभाग था राजस्व विभाग। राजस्व की आय के विभिन्न साधन थे। गुप्त काल में करों की जो संख्या थी वो 18 थी। और राज्य की आमदनी का जो मुख्य सोर्स था वो भूमि कर था। भूमि का नियमित माप होता था तथा खेतों के स्वामी और खेतों की सीमा का विवरण रखा जाता था। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि कर 16% से लेकर 25% तक लिया जाता था, यानी 16% से लेकर 25% तक भूमि कर लिया जाता था। ये भूमि के उपजाऊपन के आधार पर लिया जाता था। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे। नाल जो कि खेतियर भूमि थी, और खिल ये पड़ती भूमि थी, वास्तु ये जो बस्ती वाली भूमि, और अप्रहत बिना जोती हुई, और अप्रदा जिससे सरकार को कोई आय नहीं होती थी। यानी नाल, खिल, वास्तु, अप्रहत और अप्रदा ये भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि के डिवीजन थे। कर विभिन्न प्रकार के होते थे गुप्त काल में, जैसे उद्रंग या भाग कर, ये कर स्थायी किसानों से लिया जाता था। ऊपरी कर, ये कर अस्थायी किसानों से लिया जाता था। और भोग कर, ये राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फूल और तरकारी के भेंट के रूप में होती थी। भूत प्रत्यय, ये कर राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता था। भूमि कर कृषक हिरण्य यानी नगद या में अन्न के तोल दोनों के रूप में दे सकते थे, यानी नगद भी दे सकते थे और अनाज के रूप में भी दे सकते थे। जुर्माना, उपहार और सीमा शुल्क इत्यादि से भी राज्य को आमदनी होती थी। और राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज परिवार के सदस्यों, अधिकारियों और दान पुण्य के कामों में खर्च होता था। तो जुर्माना, उपहार और सीमा शुल्क इत्यादि से राज्य को आमदनी होती थी। और जंगल राजकीय आय का मुख्य सोर्स समझा जाता था, जिसका प्रबंध गोलमिक नामक कर्मचारी के अधीन होता था। ये कई बार पूछा है। जंगल जो था राजकीय आय का मुख्य सोर्स होता था, और उसका जो प्रबंध करने वाला होता था वो गोलमिक नामक कर्मचारी होता था। व्यापारियों और शिल्पियों से जो कर वसूल किया जाता था उसे गुप्त लेखों में शुल्क कहा गया है। और राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग राज परिवार के सदस्य, अधिकारियों और दान पुण्य के काम में खर्च होता था। और सरकारी कार्यों में स्वर्ण, रजत आदि सिक्कों का प्रयोग होता था, किंतु फायान के अनुसार छोटे छोटे क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग
होता था। न्याय विभाग नारद स्मृति के अनुसार गुप्तकालीन न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। जो पहले 3 न्यायालय हैं वो जनता के, तथा चौथा जो होता था वो सरकारी होता था। सम्राट का न्यायालय जो था वो सर्वोच्च न्यायालय था, और न्याय का जो अंतिम अधिकार था वो सम्राट के पास ही था। वैशाली मुद्रा लेख के अनुसार न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, और राजा के न्यायालय के अलावा पूग जो नगर निवासियों की समिति थी, श्रेणी, ये व्यापारियों पर श्रेणियों के नियम लागू होते थे, और जो कुल होता था ये सामान्य परिवार के सदस्यों की एक समिति होती थी, और इस तरीके से न्यायालय भी मुकदमों का निपटारा करते थे, पूग, श्रेणी और कुल। दंड विधान जो होता था वो कठोर न होने के बावजूद भी गुप्त काल में अपराध कम होते थे। गुप्तकालीन मैत्रक वंश के राजा महाराजा धारसेन द्वितीय के माल्या ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्तकालीन सैन्य विभाग की बात कर रहे हैं हम, तो इसके जो धारसेन द्वितीय था उसके माल्या ताम्रपत्र अभिलेख में चतुरंगिनी सेना का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुप्त लेखों में दुर्ग और स्कंदवार और अस्त्र शस्त्रागार का भी उल्लेख मिलता है। सैन्य विभाग के मुख्य अधिकारी को गुप्तकाल में संधि विग्रह कहते थे, और उसके अधीन महासेनापति, बलाधिकृत जो कि सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी होता था, रण भंडागारिक ये सैनिक सम्मानों का अधिकारी होता था, और भट्टाशपति ये पैदल और घुड़सवारों का अध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से अधिकारी होते थे सैन्य विभाग में। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था, और सेना का जो परंपरागत जो 4 अंग थे, हस्ती, अश्व, रथ और पदाति। गुप्तकाल में नौसेना भी सेना के विशिष्ट अंगों में स्थान रखती थी। गुप्त शासकों का अपना सैनिक संगठन विस्तृत नहीं था। युद्ध के मौके पर सामंत और अधीनस्थ शासक उन्हें सैनिक सहायता देते थे। गुप्तों का अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और उनके रखने पर राज्य का नियंत्रण या एकाधिकार नहीं था। आरक्षा विभाग देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गुप्तकाल में एक आरक्षा विभाग भी था। इस विभाग के जो मुख्य अधिकारी को दंड पाशाधिकारी कहते थे। उसके अधीन चोरोधर्निक यानी चोरों को पकड़ने वाली पुलिस, ये जो खुफिया पुलिस होती थी, दंडपाशिक, लाठी और रस्सी वाले सिपाही आदि अधिकारी होते थे। तो ऐसे गुप्त साम्राज्य में सुरक्षा का पूर्ण तरीके से प्रबंध था। तो गुप्त शासन व्यवस्था के दौरान हम देखते हैं विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति तेज हुई। एक तरफ राजा का पद गौरवमय बना, तो दूसरी तरफ उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अधीनस्थ शासक और सामंत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, और उन्हें राजा के अनेक अधिकार जैसे शासन करने का, सेना रखने का, सिक्का और मुद्रा जारी करने का, अभिलेख खुदवाने का और भूमि दान करने का अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो इस व्यवस्था में विघटनकारी तत्व विद्यमान थे, जो कि राजा की शक्ति कमजोर पड़ते ही बलवान हो गए, शक्तिशाली हो गए, और जिन्होंने साम्राज्य का पूरी तरीके से यानी गुप्त साम्राज्य का पूरी तरीके से विघटन कर दिया था। तो आज हमने पढ़ा गुप्त प्रशासन के बारे में। थैंक यू।